नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके साथ प्रसंग में एक नए विषय पर नया वीडियो लेकर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। साथ ही ये भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को खूब लाइक करें और शेयर भी करें। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दुनिया भर में लगभग 1.6 करोड़ सदस्यों का एक मानवीय आंदोलन है। इसकी स्थापना मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, सभी के लिए सम्मान सुरक्षित करने के लिए और मनुष्यों की पीड़ा को कम करने के लिए की गई थी। इसके भीतर 3 अलग अलग संगठन हैं जो कानूनी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन सामान्य बुनियादी सिद्धांतों, उद्देश्यों, प्रतीकों, कानूनों और शासी संगठनों के माध्यम से आंदोलन के भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस के कामों के बारे में यूट्यूब की चैनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। आप भी देखिए। 19वीं सदी के मध्य तक युद्ध में हताहतों के लिए कोई संगठित सेना नर्सिंग प्रणाली नहीं थी। युद्ध में घायल लोगों का इलाज करने के लिए कोई सुरक्षित या संरक्षित संस्थान भी नहीं थे। एक स्विस व्यापारी जॉन हेनरी ड्यूनॉ जून 1859 में तत्कालीन फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन III से मिलने के लिए इटली जा रहे थे, जिस पर उस समय फ्रांस का कब्जा था। वे अल्जीरिया में व्यापार के बारे में चर्चा करने के इरादे से नेपोलियन III से मिलना चाहते थे। 24 जून की शाम को ऑस्ट्रो-सार्डियन युद्ध के तत्काल बाद वो सोल्फेरिनो नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचे, जहां उसी दिन दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ था और लगभग 40,000 सैनिक या तो मारे गए थे या युद्ध क्षेत्र में घायल हो गए थे। ड्यूनॉ युद्ध के भयानक परिणामों से स्तब्ध हो गए। वे अपनी यात्रा का मूल उद्देश्य भूलकर
कई दिनों तक घायलों के इलाज और देखभाल में मदद करते रहे। बिना किसी भेदभाव के उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर घायलों की सहायता की। अपने घर जिनेवा वापस आकर उन्होंने ए मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो नाम की पुस्तक लिखी और 1862 में अपने पैसे से उसे प्रकाशित किया। उन्होंने पुस्तक की प्रतियां पूरे यूरोप के प्रमुख राजनीतिक और सैन्य हस्तियों को भेजी। सेल्फेरिनो के युद्ध क्षेत्र के अनुभव से दुखित उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्वैच्छिक राहत संगठनों के गठन की वकालत की। उन्होंने युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों के लिए चिकित्सकों और फील्ड अस्पतालों की सुरक्षा की गारंटी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का आह्वान भी किया। 1863 में जिनेवा के वकील और जिनेवा सोसाइटी फॉर पब्लिक वेलफेयर के अध्यक्ष गुस्ताफ मोनियर को जुनॉ की पुस्तक की एक प्रति प्राप्त हुई। उन्होंने इसे सोसाइटी की बैठक में चर्चा के लिए रखा। सोसाइटी ने जुनॉ के सुझावों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति बनाई और समिति को यह कार्य सौंपा गया कि वो सुझावों की जांच भी करे और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करे। इसको 5 की समिति कहा जाता है क्योंकि इसमें जुनॉ को मिलाकर 5 सदस्य थे। समिति ने 26 से 29 अक्टूबर 1863 तक जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सरकारों के 18 प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के 6 प्रतिनिधि और 7 गैर आधिकारिक विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, बॉर्डेन का ग्रैंड डची, बवेरिया का साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य, हनोवर का साम्राज्य, हेस्से का ग्रैंड डची, इटली का साम्राज्य, नीदरलैंड का साम्राज्य, प्रशिया का साम्राज्य, रूसी साम्राज्य, सैक्सनी साम्राज्य, स्पेन साम्राज्य, स्वीडन और नॉर्वे के संयुक्त राज्य और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य के आधिकारिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। 29 अक्टूबर 1863 को इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव अपनाए गए। पहला, घायल सैनिकों के लिए राष्ट्रीय सहायता समितियों की फाउंडेशन रखी जाए। दूसरा, घायल सैनिकों के लिए तटस्थता और सुरक्षा। तीसरा, युद्ध क्षेत्र में राहत सहायता के लिए स्वयंसेवी बलों का उपयोग। चौथा, इन अवधारणाओं को लागू करने के लिए और आगे सम्मेलनों का आयोजन। और पांचवा, युद्ध क्षेत्र में चिकित्सा कर्मियों के लिए एक सामान्य विशिष्ट सुरक्षा प्रतीक लाल क्रॉस वाला एक सफेद बाजूबंद। 1 साल के बाद ही स्विस सरकार ने सभी यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिकन साम्राज्यों की सरकारों को एक आधिकारिक राजनयिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 16 देशों ने कुल 26 प्रतिनिधि जिनेवा भेजे। 22 अगस्त 1864 को सम्मेलन ने युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के घायलों की स्थिति में सुधार के लिए पहला जिनेवा कन्वेंशन अपनाया। इसके तुरंत बाद बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ओल्डेनबर्ग, रशिया, स्पेन और वुर्टेमबर्ग में राष्ट्रीय सोसाइटियां स्थापित भी कर ली गईं। 1864 में लुई आपिया और डच सेना के कप्तान चार्ल्स वैन डी वेल्डे सशस्त्र संघर्ष में रेड क्रॉस के प्रतीक के तहत काम करने वाले पहले स्वतंत्र और तटस्थ प्रतिनिधि बने। ओटोमन सरकार ने 5 जुलाई 1865 को इस संधि की पुष्टि की। तुर्की रेड क्रिसेंट संस्था की स्थापना 1868 में ओटोमन साम्राज्य में की गई। ये पहली रेड क्रिसेंट सोसाइटी मुस्लिम दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चैरिटी संगठनों में से एक थी। 1867 में युद्ध के घायलों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय सहायता समितियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 1867 में जुनॉ दिवालिया हो गए। जुनॉ पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया और उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसने उन्हें जिनेवा को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद वो कभी अपने गृहनगर नहीं लौटे। अगले कुछ वर्षों में यूरोप के लगभग हर देश में राष्ट्रीय सोसाइटियों की स्थापना हो गई। 1876 में समिति ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC के नाम को अपनाया। 5 साल बाद क्लारा बार्टन के प्रयासों से अमेरिकी रेड क्रॉस की स्थापना की गई। रेड क्रॉस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित आंदोलनों के रूप में बहुत ही आसानी से, बहुत तेजी से अपना नाम कर लिया। 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार जॉन हेनरी डुनॉ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शांतिवादी फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया। 9 साल बाद हाइडेन के एक छोटे से स्विस स्वास्थ्य रिजॉर्ट में डुनॉ की मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही ICRC को
भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर से रेड क्रॉस की नर्सें युद्ध में शामिल सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं के लिए आगे आईं। 15 अगस्त 1914 को युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद आईसीआरसी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर का पता लगाने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कैदी एजेंसी IPWA की स्थापना की। वर्ष के अंत तक एजेंसी के पास लगभग 1200 स्वयंसेवक थे जो जिनेवा के म्यूजी रॉक में काम करते थे। उसमें फ्रांसीसी लेखक और शांतिवादी रोमा रोला भी शामिल थे। जब उन्हें 1915 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्होंने पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा एजेंसी को दान में दे दिया। वहां पर अधिकांश कर्मचारी महिलाएं थीं। युद्ध के अंत तक एजेंसी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर तक लगभग 20 मिलियन पत्र और संदेश, 1.9 मिलियन पार्सल और लगभग 18 मिलियन स्विस फ्रैंक पहुंचाए। एजेंसी की मदद से लगभग 2 लाख कैदियों की अदला बदली हुई और रिहा हुए, अपने देश लौट पाए। एजेंसी ने कार्ड इंडेक्स बनाए जिससे लगभग 2 मिलियन युद्धबंदियों की पहचान हो सकी और उनके परिवारों से संपर्क हो सका। 1916 और 1918 के बीच आईसीआरसी ने प्रिजनर ऑफ वॉर शिविरों के दृश्यों के साथ कई पोस्टकार्ड प्रकाशित किए। युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 और 1922 के बीच आईसीआरसी ने लगभग 5 लाख कैदियों की घर वापसी कराई। युद्ध की समाप्ति के 1 साल पहले आईसीआरसी को अपने उत्कृष्ट युद्धकालीन कार्य के लिए 1917 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह 1914 से 1918 की अवधि में दिया जाने वाला एकमात्र नोबेल शांति पुरस्कार था। 1934 की शुरुआत में सशस्त्र संघर्ष के दौरान कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त सम्मेलन का मसौदा प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन द्वारा अपनाया गया, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। होलोकॉस्ट पर रेड क्रॉस की प्रक्रिया आलोचना का विषय रही है। मई 1944 की शुरुआत में यहूदी पीड़ा और मृत्यु के प्रति उदासीनता के लिए आईसीआरसी की आलोचना की गई। यह आलोचना युद्ध की समाप्ति के बाद और तेज हो गई। रेड क्रॉस इन आरोपों से अपना बचाव यह कहकर करता है कि वो जर्मनी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करके एक तटस्थ और निष्पक्ष संगठन के रूप में काम कर रहा था। जिनेवा कन्वेंशन ने 1929 के संशोधन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईसीआरसी के काम को कानूनी आधार दिया। युद्ध के अंत तक 179 प्रतिनिधियों ने 41 देशों में प्रिजनर ऑफ वॉर शिविरों में 12,750 दौरे किए। युद्धबंदियों पर केंद्रीय सूचना एजेंसी में 3,000 कर्मचारी थे। कैदियों पर नजर रखने वाले कार्ड इंडेक्स में 45 मिलियन कार्ड थे। एजेंसी द्वारा 120 मिलियन संदेशों का आदान प्रदान किया गया था। नाजी नियंत्रित जर्मन रेड क्रॉस ने जिनेवा कानून के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। जर्मनी से यहूदियों के निर्वासन और नाजी कॉन्सेंट्रेशन शिविरों में दी गई सामूहिक हत्याओं जैसे जबरदस्त उल्लंघन जर्मनी में बेरोक-टोक होते रहे। युद्ध के 2 अन्य प्रमुख पक्ष सोवियत संघ और जापान 1929 के जिनेवा कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे, इसलिए कन्वेंशन के नियमों का पालन उनके लिए भी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। युद्ध के दौरान आईसीआरसी न तो जर्मन कॉन्सेंट्रेशन शिविरों के बंदियों के इलाज के बारे में नाजी जर्मनी के साथ समझौता कर पाया और न ही यहूदियों की सामूहिक हत्या के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी या प्रतिक्रिया उसने दी। इसीलिए उसकी आलोचना होती है। नवंबर 1943 के बाद कॉन्सेंट्रेशन शिविरों के बंदियों को पार्सल भेजने की अनुमति दी गई। आईसीआरसी ने मुख्य रूप से दचाउ, बुचेनवॉल्ड, रेवंसब्रुक और सॉक्सेनहाउजन कॉन्सेंट्रेशन शिविरों में लगभग 1,05,000 बंदियों की पहचान दर्ज की और लगभग 1.1 मिलियन पार्सल वितरित किए। मॉरिस रसेल को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के प्रतिनिधि के रूप में बर्लिन भेजा गया था। उन्होंने 1944 में तेरेसें यहूदी बस्ती का दौरा किया। रसेल अनुभवहीन थे। उनके चयन को भी यहूदियों के प्रति संगठन की उदासीनता ही माना गया है। रसेल ने कहा कि यहूदियों को तेरेसें से निर्वासित नहीं किया गया। रेड क्रॉस द्वारा निरीक्षण के लिए किस प्रकार पूरे कॉन्सेंट्रेशन शिविर को एक नाटक में तब्दील कर दिया गया था, इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 2 years of living as prisoners, the inmates of Terezin receive orders to give their camp a makeover. Walls and sidewalks are scrubbed, gardens planted, and fake storefronts filled with goods from the inmates' own luggage. The Nazis complete the beautification by thinning out the crowds. Nearly 8,000 people,
the elderly, the sick, anyone who doesn't look the part, are shipped to die at Auschwitz. On June 23rd, the Nazis bring a delegation from the International Red Cross for a visit to what the Germans call a self-governed Jewish city. The inspection is commissioned by Nazi Lieutenant Colonel Adolf Eichmann and choreographed down to the last detail. 1944 में आईसीआरसी को दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम विश्व युद्ध की तरह ये युद्ध अवधि 1939 से 1945 के दौरान दिया गया एकमात्र शांति पुरस्कार था। 12 अगस्त 1949 को मौजूदा 2 जिनेवा कन्वेंशनों में और संशोधन किए गए। समुद्र में सशस्त्र बलों के घायल, बीमार और क्षतिग्रस्त जहाजों के सदस्यों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक और समझौता किया गया, जिसे अब दूसरा जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव के आधार पर युद्ध के समय में सिविलियंस की सुरक्षा के संबंध में एक नया कन्वेंशन स्थापित किया गया। 1963 में अपने 100 साल पूरे होने के जश्न में आईसीआरसी ने लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज के साथ मिलकर अपना तीसरा नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। 16 अक्टूबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सत्रों और उप समितियों की बैठकों के लिए आईसीआरसी को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। 21वीं सदी में भी रेड क्रॉस संगठन लगातार सक्रिय रहा है। अफगानिस्तान संघर्ष, नियमित रूप से अफगान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बलों की हिरासत में बंद लोगों से वो मुलाकात करते रहे हैं। तालिबान द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों पर भी कभी कभी उनकी पहुंच हो जाती है। उन्होंने अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान सदस्यों दोनों को ही बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और सहायता किट प्रदान की है। अगस्त 2021 में नाटो की सेनाओं के अफगानिस्तान से हटने के बाद आईसीआरसी ने संघर्ष के पीड़ितों को सहायता और सुरक्षा के अपने मिशन को जारी रखा है। जून 2021 में आईसीआरसी ने वहां सशस्त्र टकराव के दौरान घायल हुए 40,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। आईसीआरसी ने रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा काम किया है। यहां संगठन 2014 से सक्रिय है और यूक्रेनी रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। कीव में आईसीआरसी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने 26 फरवरी 2022 को चेतावनी दी कि प्रमुख शहरों के बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों सहित नागरिक आबादी और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाना जरूरी है। 2023 में इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस का इस्तेमाल आतंकवादियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था। रेड क्रिसेंट कर्मियों से पूछताछ भी की गई। अक्टूबर 2023 में आईसीआरसी ने कहा कि इजराइल हमास युद्ध के परिणाम स्वरूप हजारों नागरिकों की मौत हुई है। आईसीआरसी ने हिंसा को घृणित बताया और दोनों पक्षों से नागरिकों की पीड़ा को कम करने का आग्रह किया। हिंसक संघर्ष के दौरान आईसीआरसी और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने गाजा पट्टी में अस्पतालों को सहायता प्रदान की। उनकी चिकित्सा सुविधाओं और एम्बुलेंसों पर हवाई हमले भी हुए। नवंबर के अंत में आईसीआरसी की टीम ने गाजा में बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और वेस्ट बैंक में स्थानांतरण की सुविधा के लिए एक बहुदिवसीय अभियान शुरू किया। दिसंबर की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जोर देकर कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी प्रतिनिधि मंडल को शेष बंधकों तक पहुंच मिलनी चाहिए। गाजा में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में आईसीआरसी मिडिल ईस्ट के हेड ऑफ ऑपरेशंस रॉबर्ट मार्डिनी ने जो कहा है वो आप यूट्यूब के चैनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस आईसीआरसी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। The human cost in Gaza is too high. Too many people are being killed, wounded, including children, women, men, elderly. They are being damaged in their bodies and in their minds. The question here is not to see who is respecting which law of war and who is violating which other law of war. The question is, we are facing a major humanitarian emergency. We are calling for the destruction to stop now, and we are calling for the killing to stop now. 1919 में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका की रेड क्रॉस सोसाइटियों के प्रतिनिधियों ने लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज या आईएफआरसी की स्थापना की। मूल विचार उस समय अमेरिकन रेड क्रॉस के अध्यक्ष हेनरी डेविडसन का था। लीग के गठन के लेकर विवाद भी था। दोनों संगठनों के बीच संभावित प्रतिद्वंद्विता की चिंताएं थी।
लीग की स्थापना को आईसीआरसी का नेतृत्व कमजोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया। लीग के नियम भी राष्ट्रीय सोसाइटियों के बीच समानता के रेड क्रॉस सिद्धांतों के विपरीत थे, इसलिए इसने आईसीआरसी की चिंताओं को और बढ़ा दिया। 10 दिसंबर 1963 को फेडरेशन और आईसीआरसी को नोबेल पुरस्कार मिला। 1983 में रेड क्रिसेंट प्रतीक के तहत काम करने वाली राष्ट्रीय सोसाइटियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लीग का नाम बदलकर अब लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रिसेंट सोसाइटी कर दिया गया। 3 साल बाद 1965 में अपनाए गए आंदोलन के 7 बुनियादी सिद्धांतों को इसके कानून में शामिल कर लिया गया। लीग का नाम 1991 में फिर से बदलकर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी कर दिया गया। 1997 में आईसीआरसी और आईएफआरसी ने सेविले में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने आंदोलन के भीतर इन दोनों संगठनों की जिम्मेदारियों को परिभाषित कर दिया है। आईसीआरसी का मुख्यालय स्विस शहर जिनेवा में है और 100 से अधिक देशों में इसके कार्यालय हैं। दुनिया भर में इसके 22,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। उनमें से लगभग 1400 इनके जिनेवा मुख्यालय में काम करते हैं। 3,250 प्रवासी कर्मचारी सामान्य प्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में कार्यरत हैं और लगभग 17,000 स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए कर्मचारी हैं। स्विस कानून के अनुसार आईसीआरसी एक निजी संघ है। आम धारणा के विपरीत आईसीआरसी कोई सामान्य गैर सरकारी संगठन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ना ही कोई वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य केवल स्विस नागरिक ही हो सकते हैं। इसमें अन्य कानूनी गैर सरकारी संगठनों की खुली और अप्रतिबंधित सदस्यता की नीति नहीं है। इसके नाम में अंतर्राष्ट्रीय शब्द केवल इसकी गतिविधियों के विश्वव्यापी दायरे को संदर्भित करता है। आईसीआरसी को कई देशों में विशेषाधिकार और कानूनी छूटें प्राप्त हैं, जो इन देशों के राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर है। इसके नियमों के अनुसार इसमें 15 से 25 स्विस नागरिक सदस्य होते हैं। आईसीआरसी का वर्ष 2023 का बजट 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक का है, जिसका अधिकांश हिस्सा जिनेवा कन्वेंशन के जमाकर्ता राज्यों से आता है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। आईसीआरसी को किए जाने वाले सभी भुगतान स्वैच्छिक होते हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया भर में रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों के बीच सहयोग का समन्वय करती है। 1997 के सेविले समझौते के अनुसार आईएफआरसी सशस्त्र संघर्ष को छोड़कर अन्य आपातकालीन स्थितियों में आंदोलन की अग्रणी एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की महासभा में 187 राष्ट्रीय समितियां शामिल हैं। आईएफआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके 5 जोन कार्यालय अफ्रीका, अमेरिका, एशिया प्रशांत, यूरोप और मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका में है। इसके 14 स्थायी क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आईएफआरसी का एक कार्यकारी निकाय उसका सचिवालय है, जिसका नेतृत्व एक महासचिव करता है। आईएफआरसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय उसकी महासभा है। आईएफआरसी का प्रतीक एक लाल आयताकार फ्रेम में घिरी हुई सफेद पृष्ठभूमि पर रेड क्रॉस बाएं और रेड क्रिसेंट दाएं है। आईएफआरसी के बजट राष्ट्रीय समितियों के योगदान से प्राप्त होता है। नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज दुनिया के सभी देशों में मौजूद हैं। वो अपने गृह देश के भीतर जिम्मेदारियों को निभाते हैं। 8 दिसंबर 2005 को रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के पूर्ण सदस्य के रूप में इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन चिकित्सा आपदा एम्बुलेंस और रक्त बैंक सेवा मेगन डेविड एडोम ने एक नया प्रतीक स्वीकार किया, जो रेड क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। रेड लॉयन एंड सन सोसाइटी ऑफ ईरान की स्थापना 1922 में हुई थी। 1923 में इसे रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन में शामिल किया गया। इन सभी के बारे में YouTube की चैनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस वीडियो में बताया गया है। We live in a world crowded with signs and symbols. If I asked you whether you recognize these symbols, I think most of you would say yes. But what if I asked you what they mean? It's a sign of first aid. It's the sign that help is at hand. Hope. I think it means hope. These symbols, or emblems, can mean many things to many people, so let me explain what they mean to all of us. In one word, protection. The Red Cross, Red Crescent and Red Crystal are symbols of protection that international law gives to the wounded and sick and those caring for them in armed conflict.
They tell those fighting that they must not attack anyone or anything that displays them. I'm a military doctor. I'm not part of the fight. I wear a red cross so that people can see that I'm just here to help the wounded, so that I can do my job. These emblems can also show a connection to the Red Cross and Red Crescent organisations. As a Red Crescent volunteer, I help people during emergencies like an earthquake or in times of war. When people see the emblems, they know we are humanitarian, that we help people purely based on need. The emblems aren't religious symbols, they serve humanity, and it's important that everyone understands their meaning. Because, as we said, the emblems are a symbol of protection, a sign that help is at hand, and a symbol of hope. Let's ensure that they are respected. उन्नीस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की एक शाखा और ब्रिटिश रेड क्रॉस की एक संयुक्त समिति को छोड़कर प्रभावित सैनिकों को राहत सेवाओं के लिए भारत में कोई संगठन नहीं था। ब्रिटिश रेड क्रॉस से अलग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन के लिए एक विधेयक 3 मार्च 1920 को वॉइस रॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर क्लाउड हिल द्वारा भारतीय विधान परिषद में पेश किया गया। वे भारत के संयुक्त युद्ध समिति के अध्यक्ष भी थे। विधेयक 17 मार्च 1920 को पारित किया गया और 20 मार्च 1920 को गवर्नर जनरल की सहमति के साथ 1920 का अधिनियम 15 बन गया। 7 जून 1920 को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन के लिए औपचारिक रूप से 50 सदस्यों को नामांकित किया गया और सर मैल्कम हेली अध्यक्ष के रूप में इस संस्था के पहले अध्यक्ष चुने गए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जिसकी पूरे देश में 1200 से अधिक शाखाएं हैं। ये आपदाओं के समय राहत प्रदान करता है और स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का एक अग्रणी सदस्य है। भारतीय रेड क्रॉस का मिशन हर समय सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है ताकि मानवीय पीड़ा को कम किया जा सके। भारत के महामहिम राष्ट्रपति संस्था के अध्यक्ष हैं और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव प्रबंध निकाय के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। महासचिव सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी होता है। YouTube के चैनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में आप महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को रेड क्रॉस का ध्वज लगाते हुए देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए विषय पर नए वीडियो के साथ। नमस्कार।